हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आरआरबी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी मैथ प्रैक्टिस सेट 4 नंबर लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि पिछले बहुत सारे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का बहुत ही बेस्ट कलेक्शन है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करनी से दिया गया है और पूछा गया है कि सबसे बड़ा इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा निकालना है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि टोटल करनी का वैल्यू को तोड़ेंगे, रूट वाला वैल्यू को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले देखिए इसमें करेंगे क्या, आसानी से मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं कि सबका पहले कोटि निकाल लीजिए। कोटि, इसका कोटि क्या है, इसका कोटि 3 है, इसका कोटि 4 है, इसका कोटि 6 है, इसका कोटि 12 है। यानी सबके कोटि का पहले एलसीएम हम ले लेते हैं। तो कोटि का एलसीएम ले लिया जाए। पहला का कोटि हो गया 3, इसका हो गया 4, तीसरा का हो गया कोटि 6, इसका होता है कोटि 12 और इसका हम एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 12, मेरा एलसीएम हो गया। इसमें देखिए एक तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि इसका कोटि क्या होगा, कोटि मान क्या होगा। तो कोटि मान यहां पर जो संख्या रहता है ना उसको कोटि संख्या बोला जाता है। क्लियर है। तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे कि सब कोटि का एलसीएम निकाल लिए। अब रूट हटाएंगे तो पहला हमारा हो जाएगा यानी 3 के पावर 1/4 के पावर 1/3 हो जाएगा। ये होगा 6 के पावर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 के पावर 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 245 के पावर 1/12 हो गया। रूट अंडर हटा दिए। अब जो एलसीएम आएगा, जो कोटि का एलसीएम रहेगा, उस एलसीएम से सबके पावर में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए सबके पावर में गुना कर दिया गया। 6 दूना का 12, 4 तिहाई 12, 3 चौका 12। तो 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 256 हो गया। 6 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 15 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 245 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 245 हो गया। अब इसमें से देखना है कि कौन सी सबसे संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी मेरा कौन सी संख्या हो गई, 256 इसमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो 256 किसका वैल्यू था, यानी कि 256 मेरा वैल्यू किसका था, तो 3 रूट अंडर 4 का वैल्यू था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो जो सबसे छोटा मान होगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इस रूप में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बैंकिंग हर क्षेत्र में पूछा गया। ये घातांक करने का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें 3 इक्वेशन हमारा दिया गया है। 3 इक्वेशन दे करके एबीसी का वैल्यू पूछा गया है। तो जब इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पहले उठाएंगे। ठीक है। 3 इक्वेशन मेरा इस रूप में दिया गया है कि x इज इक्वल टू दिया है y के पावर 1, y इज इक्वल टू z के पावर b दिया है, z इज इक्वल टू दे दिया गया x के पावर c। ये हमारा 3 इक्वेशन है। तीनों में से किसी एक इक्वेशन को आप उठाइए। तो चलिए हम पहला इक्वेशन को उठाते हैं। x बराबर मेरा दिया गया है y के पावर b, x बराबर y के पावर b दिया गया है, सॉरी x बराबर y के पावर a दिया हुआ है, x बराबर y के पावर a दिया हुआ है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट हम ले लिए हैं। अब यहां पर क्या करते हैं कि x बराबर मेरा था y के पावर b और इक्वेशन नंबर सेकंड में दिया है कि y बराबर z के पावर b। तो जहां पर मेरा y है वहां पर क्या हम लिख सकते हैं, क्या z के पावर b, और पहले से पावर में मेरा a था, a को अपने जगह पर हम रख देते हैं। क्लियर है। और इक्वेशन थर्ड में यहां पर दिया है कि z के पावर z बराबर x के पावर c दिया है। यानी जहां z रहेगा वहां पर हम लिख सकते हैं x के पावर c और पावर में दिया है b इंटू a दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर है मेरा। इसको हम अरेंज कर देते हैं सिस्टमेटिक तरीका से। तो हो जाएगा x के पावर a b c, यानी जब दोनों बेस बराबर है तो दोनों का पावर मेरा क्या हो जाएगा,
पावर मेरा बराबर हो जाएगा, यानी इसका पावर कुछ नहीं तो 1, जब दोनों बेस बराबर तो दोनों पावर बराबर, यानी एबीसी बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, एबीसी बराबर 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है अगला क्वेश्चन इस रूप में दे करके पूछा गया है, इसका वैल्यू निकाले। तो सोचिए अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना ये लंबा टर्म होगा। तो इसको देखिए, इसका पहले मैं तरीका बता दे रहा हूं, बाकी इसका शॉर्ट टर्म में भी बता दूंगा। तो इस देखिए इसको तोड़ेंगे हम किस रूप में, 1/20 दिया गया है, तो इसको हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो हो जाएगा 1/4 गुना 5 हो जाए, 4 5 20 हो जाएगा, 1/5 गुना 6 हो जाएगा, 1/6 गुना 7 हो जाएगा, 1/7 गुना 8 हो जाएगा, प्लस 1/8 गुना 9 हो जाएगा, प्लस 1/9 गुना 10 हो जाएगा, प्लस 1/10 गुना 11 हो जाएगा, प्लस 1/11 गुना 12 हो जाएगा। इस रूप में ये पूरा इक्वेशन दिया गया, हम इसको आसानी से इस रूप में तोड़ सकते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखा जाए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या 1/4 माइनस 1/5, अगर इसका कैलकुलेशन हम करें तो मेरा एलसीएम 20 होगा और ये 1/20 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर करने से हमको कोई इसमें किसी तरह का अंतर नहीं आ रहा है, 1/4 माइनस 1/5, फिर इसको हम क्या करेंगे, प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 डॉट 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 इस रूप में करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 1/11 माइनस 1/12 हमारा इस रूप में हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल होगा और बचेगा क्या, तो इसमें से मात्र फर्स्ट बचेगा और लास्ट मेरा बचेगा। इसका कैलकुलेशन कर देंगे और कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू होगा मेरा आंसर होगा। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारा हो गया 12, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 हो गया, यानी कि 2/12, कहने का मतलब 1/6 हो गया। 1/6 को अगर तोड़ा जाए, 1/6 को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 हो गया, 0.1, उसके बाद 4 आ गया तो 6 का 36, 6 का 36, 6 का 36, यानी डॉट 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 जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 0.16 पर रेकरिंग लगा देंगे। 6 पर रेकरिंग लगा दिए तो मेरा आंसर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब इस टर्म का प्रश्न कहीं भी मिलेगा तो पहला को हम किस रूप में तोड़ रहे हैं, तो पहला को 1/4 गुना 5 के रूप में तोड़ रहे हैं, डॉट डॉट, लास्ट को क्या तोड़ रहे हैं, तो लास्ट को तोड़ रहे हैं 1/11 गुना 12 के रूप में तोड़ रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि फर्स्ट माइनस लास्ट करते हैं। चलिए एलसीएम 12 हो गया, 4×3=12, ये आपका 2/12 कहने का मतलब 1/6 हो गया। अब 1/6 का वैल्यू 0.16 पर रेकरिंग हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बता चुका हूँ। तो हमेशा ध्यान रखेंगे पहला लेना है और अंतिम लेना है और दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू होगा आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यापारी 15 रुपया प्रति किलो तथा 20 रुपया प्रति किलो की भाव से 2 चाय किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव इतना हो जाए। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वांटिटी दिया है 15 रुपया प्रति केजी, सेकंड क्वांटिटी दिया है 20 रुपया प्रति केजी, दोनों को मिश्रित किया गया और मिश्रण का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया, 16.50 मिश्रण का वैल्यू दे दिया। अब पूछा गया है कि किस रेशियो में इसको मिलाया गया है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वांटिटी का था, सेकंड क्वांटिटी मिक्स क्वांटिटी। तो इसमें देखिए एलिगेशन मिक्सचर का ये क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं कि सेकंड क्वांटिटी से जब मिक्स क्वांटिटी का वैल्यू को घटाएंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, और जब मिक्स क्वांटिटी से जब फर्स्ट क्वांटिटी घटाएंगे तो सेकंड क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। ये पॉइंट से पॉइंट बैलेंस हो जाएगा, 1 0 से 1 0 बैलेंस हो गया, 5 7 35, 5 3 15। तो किस रेशियो में किया गया, तो 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी की मासिक आय का रेशियो दे दिया गया है, यानी कि ए और बी है, इसका मासिक है 6x और इसका है ए का है 5x और बी का है 6x, 5:6 के अनुपात में दिया गया है। देखिए अगर कोई वैल्यू रेशियो में दिया उसके साथ अगर x लगा दिया जाए तो पूरा वैल्यू उसको माना जाता है, यानी ए का आय अब रेशियो में नहीं रहेगा, पूरा कितना कमा रहा है ए
5x कमा रहा है और बी 6x कमा रहा है, तथा उनके मासिक व्यय का भी अनुपात, चलिए मासिक व्यय का भी अनुपात दे दिया। यदि वे प्रति मास 1800 रुपया और 1600 रुपया बचत करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि कमाया ये इतना, कमाया इतना, अगर कमाई में से, अगर कमाई में से अगर बचत को माइनस कर दीजिए, कमाई में से अगर बचत को हम घटा देते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमारा खर्च का अनुपात मिल जाएगा। तो खर्च क्या था इसका था 3 और इसका था 4। खर्च का यहाँ पर हमको कंडीशन खर्च का रहेगा जो मिल जाएगा। तो चलिए 4 से गुना कर लेंगे हम। फर्स्ट वाला में तो हो जाएगा 4 5 20x माइनस 18 चौक 7200 बराबर 3 से गुना करेंगे इसमें तो 6 3 18x माइनस 4800, यानी कि अब घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये 18x घटेगा इस साइड में ये 48 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर, इधर ये माइनस में है, इस साइड में जाकर के हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो हो जाएगा 2400, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1200 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 1200 आ गया। तो जब x बराबर 1200 आ गया तो b की मासिक आय ज्ञात करना है। तो x बराबर 1200 तो b का मासिक आय कितना है, 6x ना। तो b का आय निकाल लिया जाए, यानी b का आय बराबर हो जाएगा 6x और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1200। 1200 से गुना करेंगे तो 12 छक्के 7200 किसका कमाई हो गया, 7200 कमाई हो गया, आय हो गया किसका, ऑप्शन नंबर 4 यानी बी का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोई व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 10%, 12%, 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन का निवेश करता है। यानी उसमें क्या किया गया कि रेट परसेंट दे दिया गया और टाइम दे दिया गया। धन का निवेश करता है और प्रत्येक योजना की अवधि में समाप्त होने के पश्चात उसे समान राशि प्राप्त होती है। उसके निर्दिष्ट धन का अनुपात निकालें। उसका क्या करना है कि प्रिंसिपल का उसका रेशियो निकालना है हमको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब रेट परसेंट दिया हो और टाइम दिया है और आपसे समय ये मूलधन पूछा जाए, तो रेट और समय देते हुए अगर मूलधन पूछा हो तो 3 तरह का मूलधन है इसमें, तो P1, P2 और ये है P3। चलिए 3 तरह का है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो धन का यानी मूलधन का जो रेशियो होता है, मूलधन का जो रेशियो होता है वो होता है क्या, वो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है और वो फ्रैक्शन भिन्न के रूप में होता है। यानी रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, पहला रेट है मेरा 10% और पहला समय है 6 वर्ष, तो 10 छक्के 60 यानी 1/60 हो जाएगा अनुपात। दूसरा मेरा रेट है 12% और दूसरा समय है 10 वर्ष, यानी 1/, हो जाएगा 120 हो जाएगा। तीसरा मेरा रेट है 15% और समय है मेरा 12 वर्ष, यानी 1/180 हो जाएगा। अब इसका रेशियो बैलेंस करेंगे तो इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हो गया मेरा 360 हो गया। एलसीएम मेरा हो गया 360, ये 60 छक्के ये हो गया 6 अनुपात 120 दिया 360, 180 दूना 200, 180 दूना 360। चलिए ये बैलेंस हो गया, यानी कि 6:3:2 आपका क्या हो गया, 6:3:2 आपका रेशियो हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पर दिया है कि 7 आदमी अथवा 10 औरत। कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज निकल जाएगा कि जहाँ पर 7 मैन की जरूरत है वहां पर हमारा 10 वोमेन लगेगी। यानी यहाँ से हम क्या करते हैं कि 1 मैन और 1 वोमेन का हम कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया। क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है कि 7 आदमी यानी कि 7 मैन यहाँ पर दिया गया है कि 7 मैन अथवा औरत लीजिए, तो हम मैन से ही बना रहे हैं। यानी 7 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में वर्क क्या किया कि 100 मीटर लंबी दीवार को बनाया।
फिर आगे कह रहा है कि 14 आदमी, आगे कह रहा है कि 14 मैन यानी आदमी और 20 औरत यानी वोमेन मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार 600 मीटर लंबी दीवार, तो यहाँ पर बटा में वर्क आपका हो जाएगा कितने दिन में बनाएंगे, यहाँ पर x ले लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक मैन का कार्य क्षमता 10 अनुपात और वोमेन का 7 अनुपात निकाल चुके हैं, यानी जहां पर मैन है वहां पर 10 रखेंगे, जहां वोमेन है वहां पर 7 रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा ये हमारा हो गया 70। यहाँ पर 10 रखेंगे तो 70 आधा यानी 700 बट्टा, चलिए ये 100 हो गया, बराबर यहाँ पर m के जगह क्या रखेंगे हम 10 रखेंगे तो 140 हो गया, ओमेन के जगह 7 रखेंगे यानी 20 7 140 और 140 कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ 280 हो गया, 280 गुना x बट्टा यहाँ 600 हो गया। ये डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ कैंसिल कर दिया जाए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ भी काट दीजिए, ये 4 7 28, 4 से ये कटेगा 15 बार में यहाँ भी कट गया, 7 से 7 इसको काट दीजिए। अब x बराबर आपको निकल गया, x बराबर क्या निकल गया 15 दिन, यानी x बराबर क्या निकल गया 15 दिन में कार्य क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है, यानी कि 14 सेंटीमीटर वाला 70 बार लपेटा गया है, तो यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन पर, यानी कि यही रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पर कितनी बार लपेटी जाएगी, तो x बार लपेटी जाएगी। क्लियर है, सिंपल मेथड से बनाइए। ये डबल जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 7 14 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया 49 बार लपेटी जाएगी। ज्यादा डीपली नहीं सोचना है, नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मल में बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। दिया गया है कि 4 भाइयों की औसत उम्र 12 बरस है, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 बरस है, यानी 4 भाई का आयु का योग निकाल लिया जाए। आयु का योग अगर निकालते हैं तो आयु का योग कितना हो जाएगा 12 चौक 48 बरस हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि उनकी उम्र उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि पहले औसत था आपका कितना 12 था, अब यहां पर होगा 4 भाई प्लस माँ की आयु का योग। 4 भाई का भी ले लिए और माँ को भी बढ़ा लिए, तो पहले 4 मेंबर थे, अब कितने मेंबर हो गए 5 मेंबर हो गए। तो औसत पहले 12 था, अब औसत क्या हो गया 5 का बढ़ोतरी, यानी कि 12 5 17 अब हो गया औसत। कितने का मेंबर का औसत 17 हो गया, यानी कि 17 अब औसत हो गया 5 मेंबर का, तो पूरा योगफल कितना हो जाएगा 17 5 85 बरस का हो गया। तो अब हमको निकालना है कि जो माँ थी, माँ की उम्र क्या होगी, तो क्या करेंगे कि 4 भाइयों की उम्र अलग दिया गया है और 4 भाई आप प्लस माँ का भी उम्र एक साथ में दिया गया है, तो इसमें से हम माँ की उम्र घटा देंगे। तो घटा दिया जाए तो घटाने 85 में से जब 78 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 37 बरस, यानी माँ की उम्र कितना निकल गया, माँ की उम्र 37 बरस निकल गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि 100 तक की सभी समप्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक कहने का मतलब यानी कि 2 सम संख्या हमारा स्टार्ट हुआ 2 4 6 डॉट 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 100 तक में, तो यहां से 1 से लेकर के 100 तक अगर मान लिया जाए तो इसमें हमारा होता है 50 गो सम संख्या, 50 सम संख्या होता है और 50 विषम संख्या होता है। ठीक है, और एक चीज हम बता दे रहे हैं कि लगातार समप्रकृत का औसत बराबर हो जाता है, औसत बराबर हो जाता है n+1, जहां n बराबर कुल सम संख्याओं की संख्या, यानी कि 50 + 1 करेंगे तो कितना हो गया 51, यानी कि औसत कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन
थी, यानी 10 पारी का औसत क्या था नहीं दिया गया है, तो मान लिया जाए कि 10 पारी का औसत क्या था उसका। 10 पारी का औसत हम पहले देख लेते हैं कि 10 पारी का औसत क्या था। 10 पारी का औसत के बारे में क्वेश्चन में किसी तरह का चर्चा नहीं किया गया है कि 10 पारियों का औसत 10x था, यानी कि टोटल 10 पारी में कितना रन बनाया था उसका रनों का योगफल बराबर औसत गुने संख्या, यानी कि कितना था 10x रन बनाया था, यानी 10 पारी तक तो 10x बनाया था। आगे क्या किया कि 10वीं पारी के बाद 11वीं पारी जब खेला तो 11वीं पारी में 108 रन बनाया, यानी कि 10 पारी का योगफल अब प्लस 11वीं पारी का रन, यानी टोटल 11वीं पारी के रनों का योगफल ये हो गया। जबकि इसमें आगे क्या बोला गया है, जबकि आगे क्या बोला है कि 11वीं पारी के बाद कर अपने औसत रन में 6 की वृद्धि कर ली, तो पहले उसका औसत क्या था x था, जब 11 पारी खेला तो उसका औसत कितना हो गया 6 से बढ़ गया, यानी कि 11 पारियों का रनों का औसत कितना हो जाएगा x प्लस 6 हो गया। ये कितने पारियों का औसत है तो 11 पारियों का, तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या होता है। अभी यहां से कैलकुलेशन आगे कर लिया जाए, यानी 10x प्लस 108 बराबर हो जाएगा 11x प्लस 11 छक्के 66 होगा। अब x घटाएंगे तो 11x में से 10x घटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो मेरा कितना हो गया ये हो गया 2, ये हो जाएगा 2 और ये होगा 4, यानी कि x बराबर क्या निकला यहाँ से 42 निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसकी रन संख्या क्या है, उसकी रन संख्या नहीं वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में उसका औसत जो होगा वो ना होगा जी, वर्तमान औसत पूछा गया यहाँ से। तो वर्तमान औसत क्या था x प्लस 6 था, जबकि x का वैल्यू हम यहाँ पर 42 निकाल चुके हैं, यानी कि 42 और 6 कितना है वर्तमान मेरा कितना है तो 48 हो गया। इस रूप में ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट वाला जो भी प्रश्न आते हैं तो एक पारी का रन दिया रहता है और बैक पारी के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया जाता है, तो बैक पारी का वहां पर औसत आप x मान लीजिए, टोटल योगफल निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। और फिर क्या करेंगे कि 10 पारी का रनों का योगफल आ गया, 10 पारी का मेरा 10x रन था, 11वीं पारी जब हम खेले तो 108 रन बनाए, यानी ये जो आप योगफल देख रहे हैं ये योगफल क्या था 11 पारी के रनों का योगफल था। तो 11 पारी के रनों का योगफल मेरा इतना हो गया। क्वेश्चन में आगे बोला था कि जब 11वीं पारी खेला तो उसका औसत में 6 का बढ़ोतरी हो गया, यानी कि 11 पारियों का औसत कितना हो गया x प्लस 6 हो गया। तो 11 पारियों का जब आपका औसत दिया गया है तो 11 पारियों का रनों का योगफल बराबर औसत गुने संख्या, यानी 11 पारी के रनों का योगफल बराबर 11 पारी के रनों का योगफल, दोनों इक्वल हो गया। x का वैल्यू निकाल लिए, उसी अनुसार जो क्वेश्चन में पूछा है सिंपल में कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, तो औसत चाल क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भिन्न भिन्न दूरी और भिन्न भिन्न समय को देते, जब भिन्न भिन्न दूरी और भिन्न भिन्न चाल को देते हुए आपसे औसत चाल पूछा जाए तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बट्टा औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बट्टा कुल समय हो जाएगा। तो इसमें कुल दूरी आपका कितना है, कुल दूरी पहल का दूरी है 9 किलोमीटर, चलिए पहल का दूरी 9 किलोमीटर, दूसरा का दूरी है 25 किलोमीटर, तीसरा का दूरी है आपका 30 किलोमीटर है। तो चलिए कुल दूरी का योगफल हो गया मेरा, कुल दूरी हो गया। कुल समय क्या होगा, तो पहले के 9 किलोमीटर का दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाने में समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, पहले का समय इतना लग गया। दूसरा का 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, दूसरा का समय इतना लग गया। तीसरा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर का दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बट्टा चाल, तीसरा में समय इतना लग गया। तो टोटल समय यहाँ पर निकल गया 3 3 का 9 5 5 25 10 3 30, यानी कि टोटल हमको समय कितना मिला था। तो यहाँ से समय का पहले कलेक्शन कर लेते हैं। तो समय हो गया मेरा, टोटल समय हो गया 64, सॉरी टोटल दूरी मेरा कितना हो गया, तो 30 25 30 और 25 55 और 55 और 9 64 हो गया। टोटल दूरी निकाल लिए, टोटल समय तो 3 5 8 8 3
11 हो गया। अब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो पूर्णांक में हो जाएगा मेरा 5.9/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया मेरा औसत चाल हो जाएगा। इस रूप में जो भी आपको औसत चाल वाला प्रश्न रहेंगे सिंपल मेथड से इस रूप में बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है ए तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात दे दिया गया। यदि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है, ए अकेला, ए का क्षमता कितना था 4 अनुपात, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि 4 अनुपात क्षमता वाला किसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी यानी कहने का मतलब 5 क्षमता वाला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। 5 तिहाई 15 यानी कि x बराबर हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा। x बराबर 12 दिन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि अपने वास्तविक चाल की 3/4 वास्तविक चाल की 3/4 ये 3/4 चाल से चल करके एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देर पहुंचता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वास्तविक चाल का P/Q चाल से चल करके चले तो इतना मिनट देर से, और दूसरा पूछेगा कि इतना मिनट पहले पहुंचता है। तो दोनों टाइप का जब आपको प्रश्न मिलेगा, यानी कि P/Q चाल से चल करके आपको यहां पर दिया रहेगा कि टी समय पहले पहुंच गया या टी समय बाद पहुंचा, ये दोनों समय दिया रहेगा। तो क्या करना क्या है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि Q को P से घटा देना है। Q को P से घटा करके और जो समय रहेगा समय से मल्टीप्लाई जब कर दीजिएगा तो जानते हैं आपको क्या मिल जाएगा, आपको वही चीज मिल जाएगा जिस चीज का आपको डिमांड है, यानी कि आपको मिल जाएगा वास्तविक समय मिल जाएगा। तो क्या करना है हमको, P/Q दिया है तो Q को ले जाकर के P से घटाएंगे। क्या करेंगे, P को ले जाकर के Q से, सॉरी यहाँ पर Q को P से घटाएंगे। P जो है ना, एक मिनट, यहाँ पर अपोजिट हो गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, Q को P से घटाएंगे और ये भिन्न का रूप में लेगा, यानी P ऊपर ही रहेगा। क्या करेंगे, P को ले करके Q से घटाएंगे। P मेरा जो है, P मेरा ऊपर बना रहेगा। P मेरा जो है, P यहाँ पर P मेरा ऊपर बना रहेगा और नीचे जो Q है, Q में से P को ले आकर के घटा देंगे, तब मेरा क्या मिलेगा, वास्तविक समय मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन में मेरा P/Q दिया है, तो पहले क्या करेंगे, P को तो ज्यों का त्यों छोड़ेंगे और P को ले आकर के Q से घटा देंगे। P को ला करके Q से घटा दिए। अब जो समय देखिए देर से दिया है या पहले दिया है, इसमें समय का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो मेरा नीचे में 1 हो गया और 20 आई 60 मिनट मेरा क्या हो गया, वास्तविक समय कितना आ गया, वास्तविक समय 60 मिनट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है कि एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चोरी करके भाग रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक चोर ने चोरी किया कितना बजे, 1:30 पर चोरी किया और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रहा है। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसको पकड़ना प्रारंभ किया। 2 बजे पता चला और चोर का पीछा करना प्रारंभ किया गया 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि जब 2 गतिमान एक ही दिशा में गतिशील हो, तो कुल चाल बराबर दोनों के चालों का अंतर। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आपसे क्या पूछा है कि चोर कब पकड़ा जाएगा, यानी कि समय आपसे पूछा गया है। तो समय बराबर मेरा होता है, क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, चोरी का कितना बजे किया गया, 1:30 बजे। चोरी का पता चला कितना बजे, 2 बजे, यानी कि आधा घंटा तक चोर तो भाग चुका। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब चोर भागा कितना बजे, 1:30 बजे, चोरी का पता 2 बजे, चोर को पकड़ना कब स्टार्ट किया गया, मेन समय जो है उसी पर सारा सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। तो 1:30 बजे चोरी किया, चोरी का पता चला 2 बजे, यानी कि आधे घंटे में क्या हुआ कि आधे घंटे में चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई, आपका प्रश्न का क्या होगा, आपका प्रश्न का टोटल दूरी माना जाएगा।
जब चोर को पकड़ना स्टार्ट किया गया उस समय चोर द्वारा तय किया गया दूरी कुल दूरी माना जाएगा। तो चोरी किया 1:30 बजे, चोरी का पता चला 2 बजे, यानी कि आधे घंटे बाद पता चला। तो आधे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है चोर, तो आधा घंटा में कितना गया 30 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगा, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों है तो चाल घटेगा 75 - 60, यानी चाल आपका हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी आपका निकल गया है 30 और चाल आप निकाल चुके हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना घंटे का समय लग गया, 2 घंटे का समय लगा है पकड़ने में। तो चोरी का पता चला है 2 बजे, यानी 2 बजे से 2 घंटे बाद का पता चला है। तो 2 बजे पकड़ना स्टार्ट किया गया था, 2 घंटा बाद पकड़ लिया गया, यानी सायं 4 बजे चोर पकड़ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है और रेलगाड़ी का चाल भी दिया गया है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करता है तो कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार करेगी उसकी लंबाई, कुल दूरी हो जाता है। तो रेल की लंबाई 120 है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो टोटल दूरी मेरा हो गया समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चाल कितना दिया है जी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे कि दूरी हमारा मीटर में दिया गया है और समय हमसे सेकंड वाला पूछा गया है। तो दूरी मीटर में है, समय सेकंड में, तो चाल मीटर प्रति सेकंड वाला होना चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहां से आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ऊपर में जोड़ेंगे तो हो गया मेरा 300 और नीचे में 60 × 5 दिया गया है। अपने सुविधा के लिए 18 को ऊपर, चलिए 18 को ऊपर हम भेज दिए, अपने कैलकुलेशन सुविधा के लिए 18 को ऊपर भेज दिए। तो 60 × 5 = 300 हो गया, यानी कि समय कितना लग गया, 18 सेकंड का समय लगा। 18 सेकंड का समय लगा उसको पार करने में। रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लग गया, 18 सेकंड लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आगे दिया गया है कि एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की दिशा में चाल मेरा होता है x + y। धारा की दिशा में चाल x + y, यानी चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा की दिशा में चाल। आगे कह रहा है कि जबकि धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी को 4 घंटे में समय लेता है। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल x - y, दूरी था मेरा 16 किलोमीटर और उसको पार करने में समय कितना लगा, 4 घंटा लगा, यानी कि उसका चाल हो गया आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल। तो नाव की जब चाल निकालना रहेगा तो धारा की दिशा में चाल, ध्यान रखिएगा, जब नाव की चाल निकालना रहेगा तो धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल और बट्टा 2 हो जाता है। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हो जाएगा 12/2। कहने का मतलब यहाँ पर आ गया कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। अगर यहाँ पर धारा का चाल पूछता, सपोज दैट यहाँ से यहाँ पर आपकी धारा की चाल अगर पूछा जाता तो धारा की चाल बराबर हो जाता है कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल और बट्टा 2 हो जाता है, यानी धारा की चाल इसमें कितना हो जाता, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे इसमें नाव का ही पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन दिया है कि संजीत अपनी आय का 75% व्यय करता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आय व्यय का कंडीशन जब मिलेगा तो आय होता है, व्यय होता है और बचत होता है, 3 कंडीशन एक साथ में चलता है। अपने आय का 75% व्यय किया तो जो भी उसका आय होगा 100% होगा। 75% जब व्यय किया तो 25% बचाया। क्लियर है कि जब 100 कमाया 75 खर्च कर दिया, यानी 25 बचा लिया। आगे कह रहा है कि उसकी आय में 20% का बढ़ोतरी हो गई, यानी कि पहले उसका क्या कंडीशन था, तो पहले ये कंडीशन था, अब क्या हो गया कि अब उसकी आय जो है अब 120 हो गई।
आय क्या हो गया 120 हो गई, तथा अपने व्यय में 10% का बढ़ोतरी कर ली। तो पहले उसका व्यय 75 था, पहले व्यय क्या था 75 था, अब इसमें 10% का बढ़ोतरी करने का मतलब 7.5 बढ़ा लिया, यानी कि पहले 75 था, पहले क्या था 75, अब 7.5 बढ़ाया तो कितना हो गया 82.5। अब व्यय क्या हो गया उसका, अब उसका व्यय जो है 82.5 व्यय हो गया, तो बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा 37.5, क्योंकि 120 कमा रहा है और 82.5 जब खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 37.5 बचाएगा। पहले बचाता था 25, अब बचा रहा है 37.5। तो अब यही निकालना है कि बचत वृद्धि क्या होगी उसका, उसके बचत में कितने परसेंट का वृद्धि होगी। तो बचत वृद्धि प्रतिशत आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा बचत वृद्धि, तो पहले 25 था, अब हो गया 37.5, यानी 12.5 बढ़ाया ना जी, तो 12.5 बढ़ाया है, 12.5 बढ़ गया। तो पहले कितना था वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुना 100 बट्टा प्रारंभिक बचत। ये पॉइंट आपका आकर के बाई 10 करेगा, 5 बार में यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, 10 5, यानी 50% का क्या हो गया, उसको 50% का बढ़ोतरी दर्ज किया गया, किस में, उसकी बचत प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज किया गया। आगे देखते हैं, दिया गया कि दाल के मूल्य में 30% का कमी होने पर एक व्यक्ति 350 रुपए में 7 किलो दाल अधिक खरीदता है, तो दाल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। घटा हुआ मूल्य कहने का मतलब वर्तमान मूल्य पूछा गया है, वर्तमान मूल्य पूछा गया है। तो दाल के मूल्य में 30% का कमी होने पर, दाल के मूल्य में क्या बोला गया है, दाल के मूल्य में 30% का कमी होने पर दाल के मूल्य में 30% का कमी होने पर यहां पर दे दिया गया कि 250 रुपया में 7 किलो दाल अधिक खरीदा जा सकता है। तो ये हमारा प्रेजेंट रेट जिससे निकल जाएगा। चलिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, 5 7 35, यानी 3 5 15 रुपया प्रति केजी हो गया, दाल का प्रारंभिक रेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य पूछे जाते हैं। तो 30% कमी किया गया, लेकिन ये कि 70% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू निकालिएगा तो प्रारंभिक रेट आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, उस वस्तु पर कितने रुपए में बेचा जाएगी 15% का लाभ हो। तो पहले उसका विक्रय मूल्य कितना था, पहले उसका विक्रय मूल्य था 1056 रुपया, पहले विक्रय मूल्य था, उस पर 12% की हानि हो रही थी, यानी विक्रय मूल्य दे दिया और हानि परसेंट या लाभ परसेंट दिया। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, पहले क्या करेंगे क्रय मूल्य निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 100 बट्टा 12% का हानि हो रहा था 100 बट्टा 88 हो गया, इंटू ये तो मेरा क्रय मूल्य निकल गया। अब आगे करें उस वस्तु पर कितने रुपए में बेचा जाएगी 15% का लाभ हो, यानी कि 115% में हमको क्या करना है, 15% कहने का मतलब 115% में हमको इसको अब सेल कर देना है। अब इसको 115% में हमको सेल कर देना है। ये कैंसिल हो गया, यहां पर 1056 दिया गया था, यहाँ पर कट किया जाए, ये कटेगा पूरा यहाँ से 8 से काट दिया जाए तो 8 से 11 बार में कटा, ये भी 8 से कटेगा, 8 है कम 8 हो जाएगा, 8 3 का 24, 8 दूना 16 हो जाएगा, 11 से ये कटेगा कितना बार में 12 बार में कट गया। अब इसका कैलकुलेशन हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि 12 5 60 का 0 6, 12 6 18 का 8 1, 12 1 13 हो गया, यानी कि कितना हो गया 1380 रुपया आपका उसमें क्या हो गया 1380 रुपया में उसको बेचने पर उसको 15% का लाभ हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मनीष ने एक मशीन सोनू को 30% लाभ पर बेच दिया। सोनू ने इस मशीन को कट्टू के हाथ 20% की हानि पर बेच दिया। यदि कट्टू को इतना रुपया देने पड़े तो मनीष ने इसे कितने में खरीदा था। तो मनीष ने कितना में खरीदा था, मान लिया जाए कि मनीष ने उसे 100 रुपया में खरीदा था। मनीष ने क्या किया 100 रुपया में खरीदा और वो क्या किया
कि 30% का लाभ लेकर के यानी 130% में वो बेच दिया। फिर आगे क्या किया, बेच दिया और सोनू ने खरीद लिया और सोनू क्या किया कि कट्टू के हाथ में 20% का हानि, कहने का मतलब उसको 80% में बेच दिया। यानी कट्टू ने इतना में खरीदा है, लेकिन कट्टू खरीदा है कितना में, 5200 रुपया में कट्टू ने खरीद लिया। यहाँ से कैलकुलेशन नॉर्मल कर लिया जाए, ये 00 से 00, चलिए 00 क्लियर हो गया, 13 चौका 52 हो गया, 4 से ये कट गया, 4 दूनी का 8, 2 से काट दिया जाए 50 बार में, यानी 50 100 यहाँ कितना हो जाएगा 5000, एक बराबर कितना हो गया, यानी कि मनीष ने उस मशीन को कितना में खरीदा था, 5000 रुपया में मनीष ने उसको खरीदा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब ब्याज की अवधि उसके वार्षिक प्रतिशत के बराबर जब कंडीशन दिया रहेगा तो रेट परसेंट बराबर हो जाएगा, √1/9 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1/9 का √1/3 हो जाएगा और 100 का √10 हो जाएगा, यानी 10/3 कहने का मतलब 3 × 1/3 यानी 3.1/3% का क्या हुआ, उसे रेट परसेंट प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक बटन का मानक विचलन दे दिया गया है और विचरण गुणांक पूछा गया है, तो हमेशा इसका एक फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, यानी विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन क्या है आपका 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, आयतनों का अनुपात पूछा गया है, तो बेलन का आयतन होता है आपका πr² और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। ये शंकु का होता है और ये बेलन का होता है। तो दोनों का हमको रेशियो में अरेंज करना है। दोनों का R1 है, इसका R2 है और इसका S2 है। पाई से पाई पहले बैलेंस कर दिया जाए। R1 इसमें दे दिया गया है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3 और H1 कितना दिया है, चलिए H1 मेरा √2 है। अनुपात ये दिया है 1/3 इंटू R2 कितना दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर, सॉरी R2 मेरा √2 है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। H2 क्या है जी, H2 बराबर √6 दिया है, तो चलिए यहाँ पर √6 रख दिया जाए। क्लियर है, यहाँ पर तो क्लियर है मेरा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर मेरा सिंपल 3 दिया है, अगर सिंपल 3 को हम 6 से काटते तो 6 को हम लिख सकते हैं, इस 6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, एगो √3 होगा, तो यहाँ पर √3 मेरा बच जाएगा। क्लियर है, अब तो सब कट गया है। 3 में जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। और रेशियो यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है, तो 3√3 रेशियो 2 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका tan -405 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan माइनस दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं -tan 405 डिग्री, यानी कि ये टूट जाएगा -tan, इसको लिख सकते हैं 360 + 45 डिग्री, तो tan 360 + थीटा बराबर होता है tan 360 + थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, पहले से माइनस था, माइनस लगा रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC है,
त्रिभुज ए बी सी हो गया, जिसमें डी ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार, अच्छा डी ई ए बी और डी और ई ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर है बी सी के। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जब डी समानांतर होता है बी सी का तो इसका एक फॉर्मेट आता है, इसका थ्योरम होता है कि ए डी बट्टा बी डी बराबर हो जाता है ए बट्टा सी ई के बराबर हो जाता है। तो इसमें वैल्यू भी दिया गया है, इसका वैल्यू दिया है 3 दिया है, इसका वैल्यू 1 दिया है, इसका वैल्यू 3.3 दे दिया, इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसका वैल्यू हमको x का वैल्यू निकालना है। तो अरेंज किया जाए, चलिए इस फॉर्मेट के अनुसार अरेंज करते हैं, कि हो जाएगा 3/1 बराबर हो जाएगा 3.3/x हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यानी कि 1.1 x बराबर हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो गया 1.1। अब हमसे क्या पूछा गया है कि AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा AE प्लस CE, यानी 3.3 प्लस 1.1 बराबर 4.4 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात दिया है। तो आंतरिक कोण क्या होता है, एक बहुभुज में अगर किसी तरह का परेशानी हो तो मेरा बहुत जबरदस्त कलेक्शन 10 में है दम, मात्र 10 क्वेश्चन है बहुभुज का, जाकर के एक बार आप जरूर देखिए, चैनल पर दिया गया है, ऐसे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। दिया गया है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक और बाह्य कोण, तो समबाहुभुज का आंतरिक कोण का हो जाता है n-2 इंटू 180 और बाह्य कोण होता है 360, दोनों का रेशियो आपका दे दिया है 4:1 दिया हुआ है। 180 दूना 360, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि n-2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, कितनी भुजा निकल गई, भुजा की संख्या 10 निकल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, पहले सेकंड में 2 मीटर चढ़ता है और अगले सेकंड में 1 मीटर फिसल जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में 2 मीटर चढ़ा और दूसरा सेकंड में 1 मीटर फिसल गया। तो यहाँ पर तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि एक चीज यहाँ पर मेरा क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि एक पहला सेकंड में वो 1 मीटर चढ़ा, 2 मीटर चढ़ा, दूसरा सेकंड में 1 मीटर फिसल गया, यानी कि एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गया कि 2 सेकंड में कितना मीटर चढ़ा, 2 सेकंड बराबर 1 मीटर मात्र चढ़ पा रहा है। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो जो फर्स्ट छलांग है, फर्स्ट छलांग को टोटल ऊंचाई से घटा देना है। तो टोटल ऊंचाई है हमारा 12 और फर्स्ट छलांग है 2 मीटर, तो 12 में से जब 2 घटाएंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। तो इसको 10 मीटर हमको चढ़ा देना है, तो गुना 10 कर दिए, इधर भी गुना 10 कर दिए, यानी कि 10 करेंगे तो कितना हो गया, चलिए 10 मीटर पर उसको हम 10 मीटर पर पहुंचा दिए, कितना समय में, 20 सेकंड में पहुंचा दिए। अब अगला 1 सेकंड जो आएगा, अगला 1 सेकंड कहने का मतलब अब 21 सेकंड हो गया। तो 21 सेकंड में क्या, अगला 1 सेकंड में क्या करेगा वो 2 मीटर छलांग लगाएगा, तो 2 मीटर उसको चढ़ा दिए, यानी कि 12 मीटर की ऊंचाई तक बंदर जो है पहुंच गया, कितना समय में, 21 सेकंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समानांतर ज्या हैं। चलिए एक वृत्त लेते हैं, चलिए एक ए बी हो गया, एक ए बी ज्या हो गया, ज्या यानी जीवा भी इसको बोलते हैं, और एक सी डी जीवा हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। क्लियर है। इसमें ए बी की लंबाई 10 दे दिया, ए बी की लंबाई मेरा 10 दे दिया और सी डी की लंबाई 24 दे दिया है, सी डी की लंबाई 24 दे दिया है। वृत्त की त्रिज्या, चलिए सेंटर हो गया, सेंटर से ये दूरी त्रिज्या माना जाएगा, सेंटर से ये दूरी हमारा त्रिज्या माना जाएगा, त्रिज्या माना जाएगा।
त्रिज्या, तो दोनों ज्या के बीच का दूरी, यानी दोनों ज्या के बीच का दूरी कहने का मतलब ये दूरी को हमसे निकालने के लिए बोला गया है। क्लियर है? तो इसको क्या था, ज्या को बीच बीच में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, ये था 24, यानी ये हो गया 12, ये हो गया 12। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये हो गया 5 और ये हो गया 13 तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 12, ये है 13, ये है 12, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दोनों ज्या के बीच का दूरी निकालना है, यानी दोनों जीवा के बीच का दूरी, यानी जीवा के बीच दूरी अगर निकालना है तो दूरी क्या करेंगे, तो 12, ये हो गया मेरा 12 और ये हो गया 5, 12 5 क्या हो जाएगा, 12 5 17 सेंटीमीटर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन ये देखिए दिया गया कि 16 के पावर 7 दिया गया है, तो 16 के पावर 7 कहने का मतलब 16 को हम मिनिमाइज करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 4 और इसका दिया गया है 7। 27 को अगर मिनिमम टर्म में लिखते हैं तो 3 के पावर 3 और इसका पावर दे दिया गया है 6 और ये दिया है 5 के पावर 9, यानी कि हो जाएगा कितना, 2 के पावर 7 चौक 28 और ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 18 और ये कितना दिया है 5 के पावर 9 दे दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा है कि टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, तो 2 का संख्या कितना है 28, पावर 28 कहने का मतलब ये टोटल 28 बार है। चलिए 28 हो गया। ये 3 अभाज्य संख्या है, टोटल संख्या कितना है इसका 18 हो गया। चलिए 18 हो गया। 5 अभाज्य संख्या, इसका संख्या कितना है 9 है। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 8 8 16, 16 9, 16 9 25 का 5 2 हो जाएगा और ये कितना हो गया, टोटल संख्या कितना हो गया 55 हो गया। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 55 हो गया। तो ये हमारा था आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। टोटल मैं 30 प्रश्न आपके लिए लेकर के आया था। ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में बताते समय हमेशा ध्यान रखिए कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।